मैं एक चीज कहूंगी, आपने भी कहा था ना पुरुष प्रधान देश है। जब ये पुरुष प्रधान देश जो सेगमेंट है, जो बात है, ये खत्म हो जाएगी ना, जिस दिन ना पुरुष प्रधान होगा ना महिला प्रधान होगी, ये दोनों ही इक्वल होंगे, उस दिन ये सारी बातें आएंगी ही नहीं। मुझे रोज सुबह 5 बजे उठकर साइकिल चलाकर ट्यूशन क्लास के लिए जाना पड़ता था। एंड ऐसा होता है कि लड़के छेड़ते हैं, ठीक है। तो एक बॉय वो पुलिस की ट्रेनिंग ले रहा था उस टाइम पे, जो मुझे पता था। एंड बहुत इतना ज्यादा उसने परेशान करके रखा था, आकर साइकिल के पास खड़ा हो जाता था, धमकी देता था कि मैं तुमको उठवा लूंगा। मैं बहुत ज्यादा आप समझ सकते हो, एक तो विदाउट मदर और बहुत डरी सी, क्योंकि मेरा तो कोई भाई बंधु उस तरह का कुछ था नहीं। एंड उस टाइम पे मैंने आकर के वो बात मेरी ग्रैंड मदर को बताई। एंड मेरी ग्रैंड मदर वॉज वॉट अ लेडी। उनने एक शब्द कहा, बेटा तुम जिस समाज में रहती हो ना, ये पुरुष प्रधान समाज है, तुम्हारे 4 चाचा हैं, ठीक है, इनमें से एक को भी मैं बता दूंगी ना तो तुम्हारी पढ़ाई बंद और तुम घर पे बैठोगी। मेरी सासू माँ भी बहुत वंडरफुल है, जेम ऑफ द पर्सन। मेरी शादी हुई। मैं यहाँ रोकना चाहूंगा, पहली लेडीज होंगी जो सासू माँ की तारीफ कर रही है एज अ कैमरे पे। ये आपके लिए मतलब इसमें हमारे व्यू के नीचे कमेंट्स भी आ सकते हैं कि आपकी कौन से ऐसे सासू माँ, हमें भी टिप्स बताइए। मैं आपको टिप्स नहीं, मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। कहते हैं किसी सफर को अगर स्टार्ट करो तो कोई अकेला ही करता है, कि हम निकले थे राह में, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। ऐसे ही एक हमारे साथ शख्स हैं जो पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 4, उनका नाम है डॉक्टर एम ऋतु राकेश। आइए हम उनसे जानते हैं कि बहुत सारी लाइफ में ऐसी घटनाएं होती, अर्थ से लेके फर्श तक का और फर्श से लेके अर्थ तक का सफर को तय करना पड़ता है। ऐसी हमारे साथ एक महिला है, आज जुड़ी है हमारे एपिसोड में। मैम सबसे पहले तो हमारे इस शो में आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप एक, क्योंकि लास्ट हमारे जो गेस्ट थे वो दुबई से आए थे, आप इंदौर से आए, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि का बात है जो आप यहाँ पे आए हमारे इस एपिसोड में। तो क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आपने एक अपॉर्चुनिटी दी मुझे, कि जो हमारा लोगो है वीआरपी प्रोडक्शन का, दैट इज लेट्स वुमेन सपोर्टिंग वुमेन, तो मेरी बात और भी महिलाओं तक पहुँचाने का मौका आप मुझे दे रहे, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात तो मैम, नाम में ही डॉक्टर एम ऋतु राकेश, मतलब ऋतु तो मैं जानता हूँ आपका होगा, एम कौन थे और राकेश कौन है, ये आप थोड़ी एक्सप्लेन करें व्यूअर को। बिल्कुल जरूर। आज के जनरेशन में हम कहते हैं कि वी आर मॉडर्न, जो कि 100% झूठ है, क्योंकि आज के समय में कोई भी लव मैरिज हो, को कहीं से कहीं तक किसी भी फैमिली में हो, आप जाकर देखें, वो कितने भी कह लेंगे, भारतीय कल्चर में कहीं भी ये मान्यता नहीं दी जाती कि आप अपनी मर्जी से शादी कर लें। आप कर भी लेते हैं ना, तो या तो आप अपने हस्बैंड की तरफ से आगे नहीं बढ़ पाते, या तो आप अपने पितृ पक्ष की तरफ से आगे नहीं बढ़ पाते। रीजन कैसे भी हो, किसी ना किसी, ऐसा माना जाता है किसी ना किसी एक मेल गाइडेंस के अंडर आप चल रहे हो, बट ऐसा नहीं है। वुमेन्स को किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक औरत 2 घरों को बनाती है। आपके कहने का मतलब है कि अभी भी भारत देश पुरुष प्रधान देश है? बिल्कुल पुरुष प्रधान देश है। क्यों, कैसे आप कह रही है? जैसे कि आज के डेट में देखा जाए तो लोकसभा में 49% आप सबको आरक्षण मिला है, अभी भी आप ये कह रही कि भारत पुरुष प्रधान देश है। सिर्फ आरक्षण होने से काम नहीं होता है, कहने में, पेपर में मैं तो कुछ भी लिख सकती हूँ ना, इट शुडंट बी इन द फाइल्स, इट शुड बी इन रियलिटी। आप कहते हो कि ये आरक्षण है, आप अभी हमारी डॉक्टर बिटिया का केस देख रहे हैं, वो तो डॉक्टर थी ना, शी वॉज वर्किंग 36 आवर्स कंटिन्यूअसली फॉर द पेशेंट्स। मॉडर्न है, पढ़ी लिखी है, फैमिली, जो मैं जो उनकी हिस्ट्री जान रही हूँ, टेलर फादर टेलर है, उन्होंने काफी स्ट्रगल के साथ उनको पढ़ाया। सबसे बड़ी बात तो मैम ये है कि जैसे 2012 में निर्भया कांड हुआ था, उसमें तो बहुत लोगों ने एलिगेशन लगाया था कि वो रात के 12 बजे गई थी, मूवी देखना क्या जरूरी था, अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई थी, पैसे के बचाने के चक्कर में उसने वो बस में बैठी थी। पर यहाँ पे तो ना तो वो बस में बैठी थी, ना तो वो छोटे कपड़े पहनी थी, ना तो वो मूवी देखने गई थी। एक 36 घंटे का जो अपना ड्यूटी कंप्लीट करके वो रेस्ट करने गई थी, और वो भी अपने सेमिनार हॉल में। अगर डॉक्टर जैसे लोग यहाँ पे सेफ नहीं है, जिसे हम भगवान कहते हैं, वो कैसे सेफ, मतलब हम जैसे इंसान कैसे सेफ होंगे? मैं एक चीज कहूंगी, आपने भी कहा था ना पुरुष प्रधान देश है,
ये जब ये पुरुष प्रधान देश जो सेगमेंट है, जो बात है, ये खत्म हो जाएगी ना, जिस दिन ना पुरुष प्रधान होगा ना महिला प्रधान होगी, ये दोनों ही इक्वल होंगे, उस दिन ये सारी बातें आएंगी ही नहीं सर। और दूसरी चीज, ये बातें आती कहाँ से हैं आप भी समझिए, कि उसने छोटे कपड़े पहने थे। आप देखिएगा तंज सबसे ज्यादा मेल्स नहीं फीमेल्स ही कसती हैं, वुमेन्स पे मेक। आप हाथ क्यों देते हो कि आपको कोई कह सके? क्या किसी का राइट है ये कहने का? अगर किसी एक वुमेन के ऊपर ये बात आ रही है कि आपने छोटे कपड़े पहने थे, आप कौन होते हो ये कहने वाले उस वुमेन को? मैं भी एक वुमेन हूँ, वो भी एक वुमेन है, क्यों? लड़के भी तो छोटे कपड़े पहनते हैं, हम तो कभी उनको, ये हमारी गंदगी हमारी नियत में होती है, हमारी सोच में होती है, कपड़ों में नहीं होती है। और जैसा कि आपने कहा कि डॉक्टर बिटिया ने तो पूरे कपड़े पहने, शी इज अ डॉक्टर, वो तो पूरे कपड़ों में थी, शी वॉज जस्ट टेकिंग रेस्ट। तो बुराई इंसान की सोच में है। और जिस दिन औरतें खड़ी हो जाएंगी ना कि हम तुम्हारे लिए सर्विंग की चीजें नहीं है, वी आर नॉट डिलीवरेबल्स, वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ और हम कुछ भी पहन सकती हैं, ये जो कायदे कानून है ना, आप देखिएगा घर की पुरानी महिलाएं ही बनाती हैं। आप कोई ससुर आकर ये नहीं कहेगा कि बेटा आपने ये कपड़े क्यों पहने हैं। सास से ही शुरू होती है चीजें कि बेटा आपने साड़ी के पल्लू ऐसे क्यों लिया है, या ऐसे सर पे क्यों नहीं ढका, या आपने साड़ी छोटी क्यों पहनी। आपने कभी सुना है कि कोई जेठ आके ये बोलता है? नहीं। जेठानी बोलती है। हाँ। हु इज दैट? शी इज अ वुमन। जेठानी बोलती है, ननन बोलती है, जेठानी बोलती है, ननन बोलती है, बहन बोलती है, सास बोलती है, माँ बोलती कभी है। देवर नहीं आके बोलेगा आपको, कभी जेठ आके नहीं बोलेगा, कभी आपको आपके ससुर आके नहीं बोलेंगे, कभी दादा ससुर आके नहीं बोलेंगी। बोलेंगी कौन? लड़कियों को ये कौन सिखाता है कि आप छोटे कपड़े क्यों पहन रहे हो, टाइट क्यों पहन रहे हो? ये आपकी दादी सास मम्मी, आप सारी वुमेन्स ही कल्चर को खराब करने में तुली हुई है। ये हम क्यों दे रहे हैं ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी? वाई? ये हम दे रहे हैं। आप उनको चांस दे रहे हो कि अब आप पुरुष प्रधान हो। एक समय ऐसा था जहां सिर्फ नारी शक्ति चलती थी। आपको पता है अभी भी साउथ के जो नायर फैमिलीज हैं या साउथ के कुछ फैमिलीज हैं, वहां मदर का सरनेम लगाया जाता है, फादर का नहीं। पर स्टिल पुरुष प्रधान है, सरनेम किसी का भी लगा लो, बट सोच तो वही की वही है। और ये सोच बिगाड़ने वाली सबसे पहले औरतें ही होती हैं। हमें ये समझना पड़ेगा दैट हम और आदमियों से नहीं, हम खुद से एक्सपेक्ट करें। अच्छा, और आपने मुझे भी पूछा था कि एम और राकेश, ऋतु तो मेरा नाम है, बट जैसे कि ये कहावत है कि फ्रॉम ईच एंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमेन बिहाइंड। तो मेरे पीछे हमेशा सक्सेसफुल की सीढ़ी दो मेल्स ने मिलकर के मुझे दी है। वो मेरे हस्बैंड है और मेरे पापा है। तो मेरे पापा पास्ड अवे प्रीवियस ईयर। मेरे मॉम एंड डैड दोनों रोड एक्सीडेंट में एक साथ, अभी 6 महीने हो रहे हैं, 7 महीने हो रहे हैं, पास्ड अवे हो गए। बट मेरे फादर ने मुझे बचपन से ये सीख दी, बिकॉज एट द एज ऑफ 2 मैं अपने पापा के साथ सिंगल चाइल्ड आई थी, वो मुझे लेकर आए थे। एंड आई वॉज विथ नो मदर, मेरी मदर नहीं थी। सो वही मेरे लिए मॉम थे और वही डैड थे। तो जब मैं स्कूल जाया करती थी और कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ, बिकॉज वी आर साउथ इंडियन ठाकुर फैमिली, तो मेरे यहाँ बहुत एलिगेशंस है, 10th के बाद पढ़ना नहीं है, 10th के बाद शादी कर देनी है, 12th तक तो शादी करके लड़की को भेज दो। आपको क्या लगता है, ये आपके यहाँ नहीं बहुत सारे आज भी ऐसे स्टेट है जिसमें अभी भी लोग, जैसे वो 18 साल की होती हैं उनको शादी करवाया जाता है, जैसे 16 साल की होती है, 10वीं पास होते ही बोलती हैं अब हमें पढ़ाना नहीं है। तो ये अभी भी मेंटेलिटी है बहुत लोगों में, तो ये इसके लिए क्या कहना चाहिए? मैं फिर से कहना चाहूंगी, ये मेंटेलिटी घर के पुरुष नहीं, घर की औरतें देती हैं, समाज भी देते हैं मैम। और समाज भी देती है। समाज बनता किन लोगों से है? हाँ। मेल और फीमेल से ही मिल के बनता है ना। आप समझिए, एक आपका समाज क्या है? आपके मदर फादर, आपकी पड़ोस में रहने वाली आंटी अंकल, आपके जिन लोगों को आप जानते हैं, यही एक पुरुष या एक महिला ये और बच्चे, ये मिलकर ही अपने लिए एक सोसाइटी क्रिएट करते हैं। अब क्या होता है, हम ही अगर ये बात को नहीं रखेंगे, अगर फादर अपनी बात रख सकते हैं कि नहीं 18 साल के बाद हम नहीं पढ़ाएंगे, हम शादी कर देंगे, क्या मदर जो बर्थ देने वाली है, जिसने इस जीवन को लेकर आई है, क्या उनको एक स्ट्रिक्टनेस के साथ अपनी राय रखने का हक नहीं? जो मेरे साथ हुआ है, मैं अपनी लड़की के साथ नहीं चाहती हूँ वो पढ़ेगी और मैं उसका सपोर्ट कर रही हूँ। फिर अगर आप डर के चुप बैठे हो, तो आपके साथ जो हुआ है वो आपके डॉटर के साथ होने वाला है। तो आप उसको एक्सपेक्ट करिए और उसको एक्सेप्ट करिए कि हाँ यही होगा।
या तो आपको सजग होना पड़ेगा कि ठीक है मेरे साथ जो हो गया मुझे लड़ना पड़ेगा। तो ऐसा ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ हो जो आप महिलाओं को सशक्त करने के लिए कोई काम कर रही हो, या आपको भी पता है कि अभी भी इस स्टेट में, इस देश में हमारे साथ ऐसे महिलाओं के साथ ये चीज़ हो रही, तो आपने कभी ऐसा कोई मुहिम छेड़ा है या छेड़ रही हैं? क्या करती हैं आप महिलाओं के लिए? मैं एक छोटा सा पहले इंसिडेंट सुनाऊंगी। जब मैं 10th में थी, मेरी 5 o'clock मॉर्निंग में केमिस्ट्री की क्लास होती थी। मैं बिलासपुर की रहने वाली थी और अज्ञानगर से अज्ञानगर तब बहुत ही एकदम ऐसा जोन माना जाता था कि जैसे अब हम मानते हैं कि बिल्कुल शहर से बाहर वाला एरिया। सो मुझे रोज सुबह 5 बजे उठकर साइकिल चलाकर ट्यूशन क्लास के लिए जाना पड़ता था। एंड ऐसा होता है कि लड़के छेड़ते हैं, ठीक है। तो एक बॉय वो पुलिस की ट्रेनिंग ले रहा था उस टाइम पे, जो मुझे पता था। एंड बहुत इतना ज्यादा उसने परेशान करके रखा था, आकर साइकिल के पास खड़ा हो जाता था, धमकी देता था कि मैं तुमको उठवा लूंगा। मैं बहुत ज्यादा आप समझ सकते हो, एक तो विदाउट मदर और बहुत डरी सी, क्योंकि मेरा तो कोई भाई बंधु उस तरह का कुछ था नहीं। एंड उस टाइम पे मैंने आकर के वो बात मेरी ग्रैंड मदर को बताई। एंड मेरी ग्रैंड मदर वॉज वॉट अ लेडी। उनने एक शब्द कहा, बेटा तुम जिस समाज में रहती हो ना, ये पुरुष प्रधान समाज है, तुम्हारे 4 चाचा हैं, ठीक है, इनमें से एक को भी मैं बता दूंगी ना तो तुम्हारी पढ़ाई बंद और तुम घर पे बैठोगी। तो अब ये तुमको अगर आगे पढ़ना है तो उस लड़के से तुमको लड़ना है, या तो तुम जाके लड़के आओ या तो घर पे टीसी लेकर के बैठ जाओ। अगर तुम घर के पुरुषों को बता रही हो ना, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है 10वीं 12वीं के बाद पढ़ने का। उन्होंने मुझे ये सिखाया कि वो लड़ाई मेरी अपनी है, ना कि मेरे चाचा चाची, क्योंकि ये लोग सिर्फ यही राय देने आएंगे कि देखिए हम तो कहते थे कि इंग्लिश मीडियम स्कूल मत भेजिए, क्योंकि ये देखो ये हो गया। आई वॉज इतना पैनिक हो गई थी मैं कि 5 दिन से स्कूल नहीं जा रही थी, सिर्फ उस एक इंसिडेंस की वजह से। तो उन्होंने मुझे कहा कि बस तो फिर आप स्कूल छोड़ दो। मैंने कहा दादी कैसे चाचा लोगों को बताओगे आप घर पे, इफ यू टेल एनीबडी, क्योंकि आप ऐसी सोसाइटी से आते हो, वो सीधे आपको यही कहेंगे कि नहीं जाना है और अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, या तो वो ये कहेंगे या तो आपको कैद में रखकर किसी के साथ भेजा जाए और किसी के साथ आओगी, आपकी खुद की पर्सनल लाइफ कुछ नहीं होगी। जब वुमेन्स फिगर ही स्ट्रांग नहीं होगी तो आप उसको सलाह क्या देंगी अपने बच्चे को, या आस के पास के पड़ोस की किसी वुमेन को क्या सलाह दोगे आप? नहीं बेटा क्या पता वो कल आप पे एसिड भी फेंक के जा सकता है, आप मत जाओ स्कूल, यही कहोगे ना। इसके बाद आप क्या कहोगे? बट इफ यू आर स्ट्रांग इनफ, आप कहोगे चलो मैं जाके देखती हूँ तुम्हारे साथ, मैं बात करूंगी, हम आगे बढ़ते हैं, आई विल गोइंग टू सपोर्ट यू। तो ये सपोर्ट की जरूरत है। तो जैसे कि आप महिलाओं के लिए कोई एक मतलब ब्यूटी पेजेंट वगैरह भी करती हैं, हाँ। और आपकी एक कंपनी भी चलती है, उसके बारे में जी। कुछ दर्शक को बताना चाहें? मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी। आगे मेरे फादर ने भी मुझे सपोर्ट किया, बट क्योंकि उस टाइम पे हमारा फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा नहीं था, जब मेरी मैरिज नहीं हुई थी, आई वॉज स्टडिंग, तो मेरे फादर का ऐसा था कि आप बेटा फाइनेंशियल कंडीशंस या तो एजुकेशन से ठीक हो सकती है, एजुकेशन करिए, अपने आप को सपोर्ट करिए। मैंने आगे मेरी फैमिली को, मेरे फादर की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, सो लाइक बीएससी में थी, जब मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर कर रही थी, तब से मैं छोटे छोटे जॉब्स लेकर के अपनी फैमिली के लाइफ को अपनी अर्निंग के साथ सपोर्ट करती थी। अभी लाइक आपने जैसे पूछा कि कैसे हुआ, आई गॉट अ वेरी सपोर्टिंग एंड वेरी वंडरफुल हस्बैंड, क्योंकि मेरे फादर ने मुझे हर वो चीज़, हाँ मैं उनके पास पैसे नहीं थे मैं मानती हूँ, पर उनके पास हिम्मत बहुत थी अपनी बेटी को देने के लिए, क्योंकि वो मेरे लिए एक माँ और बाप दोनों थे। तो उन्हें पता था कि मैं कभी हारूं ना, इसलिए उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट दिया। एजुकेशन भी उन्होंने मुझे डॉक्टरेट कराया, आई वॉज डॉक्टरेट MBA होल्डर। उसके बाद आगे मैंने बहुत अच्छी लेक्चरशिप की जॉब की है, और मेरे हस्बैंड भी मुझे वैसे ही मिले। जब मैं राकेश जी को पसंद करती थी, वो भी MBA कर रहे थे, एंड मेरे फादर ने पूरा सपोर्ट किया कि आप बिल्कुल, आप अगर दोनों अर्निंग हो, दोनों अपने करियर में पहले खड़े हो जाइए और उसके बाद आई एम देयर टू सपोर्ट यू। फिर उसके बाद राकेश जी ने मुझे सपोर्ट किया कि हाँ आपका सपना है कि आप मॉडलिंग करो, आपका सपना है कि आप आगे वुमेन्स को
हेल्प करो आगे, आप वुमेन्स को एक कॉन्फिडेंट दो आपकी जर्नी के साथ। उन्होंने मुझे एलेक्सियर मिसेस इंडिया एशिया में भेजा, पार्टिसिपेट किया आपने? पार्टिसिपेट किया। सो आई एम वेरी लकी टू हैव सच अ नाइस हस्बैंड। अच्छा, अब आपको मैं एक और बात बताती हूँ। मेरी सासू माँ भी बहुत वंडरफुल है, जेम ऑफ द पर्सन। मेरी शादी हुई, मैं यहाँ रोकना चाहूंगा, पहली लेडीज होंगी जो सासू माँ की तारीफ हाँ कर रही है एज अ बिल्कुल। कैमरे पे। मैं ये आपको आपके लिए मतलब इसमें हमारे व्यू के नीचे कमेंट्स भी आ सकते हैं मैं कि आपके कौन से ऐसे सासू माँ हैं, हमें भी टिप्स मैं बताइए। आपको टिप्स नहीं, मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। मेरी शादी के दूसरे दिन, इवन इट्स अ लव का मैरिज, सेकेंड डे जब होता ना, आज का दिन आप डोली में बैठकर आए हो, घर आए हो, एंड आज आने के बाद नेक्स्ट डे जब आप उठते हो, मेरी शादी के बाद विदाई हुई थी मॉर्निंग में 4 बजे। घर आने के बाद मैं लिटरली ऐसे नींद में हो रही थी और मैं सो गई थी, कहीं ऐसे दुबक के जाग जगह मिला, और इसके बाद मुंह दिखाई के लिए आने वाली थी महिलाएं, लेडी से। सो 11:30 ऐसा हो रहा था, एंड माई सासू माँ वॉज, वो आई, मुझे कहती है तुझे गर्मी नहीं लग रही? मैंने कहा, धीरे से कहा मैंने, आंटी गर्मी तो बहुत लग रही है। आंटी? हाँ, मैं उनको आंटी कहती हूँ। एक्चुअली हम दोनों कॉलेज में थे तब मिले थे, और मैं उनके यहाँ जब मैं फ्रेंड हुआ करती थी राकेश जी की, तब से जाती हूँ। सो मैंने आंटी तब से बोलना शुरू किया। उसके बाद जब शादी होने वाली थी, उसके पहले पहले मुझे मेरी बुआ, सास और सभी ने कहा कि यार तुम आंटी क्यों कहती हो बेटा, तुम मम्मी कहा करो, मम्मी कहा करो, माँ कहा करो। तो मेरी सासू माँ ने कहा, माँ एक ही होती है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता है, और मैं तुम्हारी आंटी ही हूँ। तुम मुझे माँ कहो और उसके बाद में हम दोनों लड़े सास बहू, उससे बेटर है बेटा तुम मुझे आंटी भी कहो। कहने के शब्द में फर्क नहीं होता है, आप शब्द में कोई भी नाम दे सकते क्या हो। आज भी आप उनको आंटी ही कहती हूँ मैं उनको। और इंसिडेंट्स जो मैं बता रही हूँ उसको सुनिए। मुझे कहती है आपको गर्मी नहीं लग रही है? मैंने कहा मम्मी आंटी गर्मी तो बहुत लग रही है। इतनी इतनी चूड़ियां क्यों पहन के रखी है? मैंने कहा हाँ, तू तो कभी पहनती नहीं है, आज क्यों पहनने की क्या जरूरत है? और मैंने साड़ी पहनी थी। जा खोल के आ, तू घर पे क्या पहनती है, वो पहन के आ। मैंने कहा आंटी वो मुंह दिखाई के लिए आ रहे हैं। तो तुम अगर घर के नाइट ड्रेस में रहोगी या फ्रॉक में रहोगी या जीन्स में रहोगी तो उनको मुंह नहीं दिखेगा? जाओ चेंज करके आओ, तुम तुम्हारे कंफर्टेबल कपड़े पहन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, किसी की नहीं सुनना। ना माला ने, उनका नाम माला है मेरी सासू, ना माला ने आज तक किसी की सुनी है, ना तुम सुनोगी। दैट डे मुंह दिखाई में आई वॉज वेयरिंग माई जीन्स एंड कुर्ता और बढ़िया रहा। टिपिकल मुंह दिखाई आपकी हुई मेरी होगी, टिपिकल जो आजकल सीरियल में या टिकटॉक पे जो चलता है हाँ, वैसे आज उस और टाइम में आपका आप हुआ। मानेंगे नहीं, एक लेडी की भी वहां हर किसी ने यही कहा, वाह बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, ऐसे नजर उतार करके। किसी ने भी ये नहीं कहा कि अरे माला इन्हें साड़ी नहीं पहनी है इन्हें। अगर वही मेरी सास ने कहा होता ना, देखो ना आजकल के बच्चे, बस इतना ही कहना था कि सारी वुमेन्स जो है अपनी राय रखती। सिर्फ मेरी सास मेरे साथ स्ट्रांगली खड़ी रही। आज उस बात का नतीजा है कि मैंने पेजेंट शो किया, आई वॉज एलेक्सियर मिसेस एशिया इंडिया 2021 विनर, और उसके बाद यही प्लेटफॉर्म जो मैंने मेरे 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 कहना चाहिए मैटरनल मतलब मेरे पिताजी के घर की तरफ से पाया था, वो मैं नहीं चाहती थी कि और वुमेन्स वैसे कुछ मिले उनको। पूछना चाहूंगा, जो आपने ही बोला था कि एक महिला को दूसरी महिला से जेलसी से होती है, और हाँ। घर में हो तो वो तो और की हम भी उसी फैमिली से आते हैं कि देवरानी ने ये किया तो जेठानी ये कर रही है, तो जेठानी को देख के देवरानी कर रही है। आप वहाँ पे एक मॉडल, एक टिपिकल मॉडल बहू का आप निभा रही थी, और आप ही के जो रिश्तेदार हैं या आपके जो मतलब जो देवरानी वगैरह है वो साड़ी में, तो उनको जेलस नहीं होता कि यार ये ऋतु जी ये पहनती है पर मैं साड़ी ऐसा क्यों? नहीं 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 नहीं, मैं आपको इसके पीछे का भी एक रीजन बताऊंगी। देखिए मेरी जो जेठानी है या वो बहुत खुश होती है मुझे देखकर। मुझे कहती है ऋतु तुझे देखकर बहुत अच्छा लगता है, और मैं उनको कहती हूँ, इवन मेरी ननंद है, मेरी ननंद टिपिकल इंडियन वुमेन है, बहुत टिपिकल, मतलब बहुत ज्यादा टिपिकल, बट स्टिल मैंने उनको वीआरपी प्रोडक्शन में लिया है। वो मेरे साथ काम करती है, बहुत खुश होती है, वो मेरे शो में आती है, उनको ऐसा लगता है, कहती है मुझे दीदी कहती है मेरी ननंद, मुझे कहती है दीदी आप तो शो साल भर किया करो, मुझे यहाँ से ज्यादा खुशी और कहीं नहीं होती है। वीआरपी प्रोडक्शन करती क्या है बेसिकली? हाँ, वीआरपी प्रोडक्शन का जो बर्थ है वो ऐसे हुआ, बिकॉज मैं एलेक्सियर एशिया इंडिया जीतने के बाद। पहले बात तो वीआरपी का फुल फॉर्म क्या है ये?
सी ये ऐसा है, वी फॉर विक्ट्री मैंने सोचा था, आर फॉर ऋतु, राकेश दोनों का नाम आता है, एंड पी फॉर प्रोडक्शंस। ये कुछ ऐसे ही शुरू हुआ था, और ये शुरू मैंने इसलिए किया था क्योंकि मैंने यहाँ पर जितने पेजेंट शोज देखे थे, जब मैं पेजेंट शो के लिए गई थी, मैं 6ठी बार में जीती थी। और रीजन क्या था, हर तरीके का कैलिबर होने के बावजूद भी किसी भी शो में जाती थी और पता चलता था वहां पहले ही सेटिंग हो चुकी होती थी। सो आई वॉज इन अ मूड कि भाई क्यों सेटिंग्स के साथ क्यों करना है, एक मेरा प्रोडक्शन हाउस हो जहां वुमेन खुद आकर के अपने आप को जिए पूरी तरीके से, कोई सेटिंग ना हो, जो जैसे हैं वैसे ही अपने आप को डिलीवर करें और वैसे ही जीते। ये सोच करके ये प्रोडक्शन हाउस चालू किया था। सबकी लाइफ में एक न एक चैलेंज आते हैं, चुनौतियां मिलती हैं, तो आपके लाइफ में क्या ऐसी चुनौतियां थी जिसको आपने उसको कंप्लीट किया, और आगे की क्या गोल है जो आपने एक गोल सेट किया उसको अचीव करना है? मेरी लाइफ में चैलेंजेस ही चैलेंजेस रहे हैं, विदाउट चैलेंज तो मैं कभी रही नहीं हूँ। आपको जैसे मैंने कहा कि बचपन से मेरी जो स्टोरी आप जानते हैं कि पहले विदाउट मदर, फिर ऐसे समाज में रहना जहाँ पे 10th के बाद आपको पढ़ने लिखने आगे दिया ही नहीं जाता, फिर उसके बाद ऐसे जब तक मैं ग्रो होकर थोड़ी बड़ी तब तक मेरे ऊपर फैमिली की पूरी जिम्मेदारियां आ गई। जब मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में आई तब से मैं अपनी फैमिली को देखने लगी थी, बिकॉज मेरे फादर वाज नॉट कैपेबल उस टाइम पे। सो मुझे ही पूरा सपोर्ट, मेरा भाई जो था ही वाज 6 months ओल्ड, उसके दूध के भी पैसे नहीं होते थे घर पे। हमारे घर में सब्जी कैसी आएगी, दूध कैसे आएगी, तो मैं 60 रुपए में ट्यूशन पढ़ाती थी, 60 रुपीज। हर बच्चे से मैं 60 रुपए लेती थी ट्यूशन पढ़ाने के, और मैं 70 बच्चों का एक पूरा बैच बना करके 60 रुपए लेकर के वहां पढ़ाती थी। 1000 रुपए मैं लाइक एक स्कूल में पढ़ाती थी जहाँ मिलते थे। सो ये सारी मेरी लाइफ ही पूरी स्ट्रगलिंग रही है, बट हाँ थैंक्स टू गॉड अच्छे लोग मिलते गए हैं, कारवां बनता गया, जैसे कि आपने कहा। आगे की जर्नी बहुत सक्सेसफुल मेरी इसीलिए हो पाई है क्योंकि मेरे पापा और मेरे हस्बैंड दोनों, और एज यूजुअल मैंने कहा सबसे बिगेस्ट पार्ट मेरी मदर एंड माई सासू माँ और दादी, ये 3 स्ट्रॉन्ग वुमेन मेरे साथ खड़ी रही हैं। अच्छे लोगों में कुछ एक आध नाम लेना चाहेंगे हमारे चैनल पे, क्योंकि क्या पता वो आपको और भी देख रहे हो तो और सपोर्ट करें, या और उनको भी अच्छा लगेगा, नहीं यार ऋतु आज यहाँ गई है तो मेरे बारे में बोला है, तो कुछ। देखिए मेरी लाइफ में जो सबसे स्ट्रॉन्ग पीपल, जो लोग मुझे आगे बढ़ाए हैं, वो तो मैं कहूँगी कि फैमिली मेंबर्स के साथ साथ मेरे हस्बैंड हैं राकेश देवांगन जी, वो रहे हैं, मेरी सासू माँ, ये तो है ही नियर एंड डियर। अब वो लोग जो जानते नहीं हैं आपको लेकिन फिर भी सपोर्ट करते हैं, आई वॉन्ट टू थैंक टू माई गाइड डॉक्टर अरुण कुमार, जिन्होंने मुझ पे विश्वास किया उस टाइम पे जब पीएचडी करने के लिए थीसिस लिख के जमा करने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे। ही वॉज गिवन में 16,000 रुपीज उस टाइम पे कि आपका थीसिस कंप्लीट होना चाहिए ऋतु, ये पैसे तो तुम मुझे कभी भी वापस कर दूंगी। मैं उनकी ऋणी हूँ बहुत ज्यादा, फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन, जैसे कि मैं आगे चेन में बढ़ती चली गई, ऐसे बहुत सारे लोग आए जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और मुझे तो सभी लोग, मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए आए हैं। गॉड, थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू ऑल दोज वुमेन्स जिन्होंने मुझे सिखाया, और आई एम ऑल्सो थैंकफुल। अभी मैं अपने शो के सारे इवेंट के जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको मैं अब दुबई लेकर जा रही हूँ। वन मोर वेरी गुड पर्सनालिटी आई हैव मेट एवर, दैट इज अंशु जी, अंशु मुदगल जी। what a kind hearted, जिसको कहते हैं ना डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी, वो है। सो अब नेशनल से इंटरनेशनल करने का भी मौका मिल रहा है मुझे ही नहीं, सारी वुमेन्स को जो वहां जाकर के परफॉर्म करना चाहती है। तो देखो आपको ना एक ही बार चांस मिलता है एज अ वुमेन, या तो चांस नहीं मिलता है या तो एक बार चांस मिलता है। अब हमें ये समझ में आता उस एक चांस को हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस पे भरोसा करें किस पे नहीं। सो आई थिंक आप हम पे भरोसा कर सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज से आती है, पर हर एक चीजों के लिए, हर एक बात के लिए, जैसे उनको पूछो कि आपका इंटरेस्ट, मैम इंटरेस्ट तो बहुत है बट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए पूछना पड़ेगा। मैम मैं दिल्ली में ही हूँ पर मुझे शो में आने के लिए पूछना पड़ेगा। जब मैं उनसे पूछती हूँ ना, आप तो दिल्ली में ही है ना, मार्केट जाने के लिए पूछते हो, तो वो हंस पड़ती है, कहते मैम मार्केट जाने के लिए पहले तो पूछते थे, अब जाकर के पूछना कम हुआ है, बट शो में आने के लिए तो पूछना पड़ेगा। तो ये क्यों है पता है? क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती है ज्यादातर महिलाएं। हाँ, जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है,
अभी आप देखिए, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो ना, तो आप अपनी चीजों के साथ साथ दूसरों की भी चीजों के लिए सपोर्ट कर सकते हो। सो अभी हम बेसिकली जिस चीज पे वर्क कर रहे हैं वो है कि हमारे हमारे यहाँ वीआरपी प्रोडक्शन में आने वाली जो कंटेस्टेंट्स हैं, जो हम साल में 2 इवेंट्स करते हैं, इस इवेंट्स के बाद उनको हम कुछ काम दे सकें। लाइक हमारे ही इवेंट्स में एज अ इवेंट कोऑर्डिनेटर, एज अ इवेंट मैनेजर, एज अ स्टेट रिप्रेजेंटेटिव जोड़कर उनको फाइनेंशियली स्ट्रांग करें, ताकि वो भी फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे तो वो अपने अपने सपोर्ट के साथ। अभी जैसे इस इवेंट में एक कंटेस्टेंट थी जुमा, एंड शी वाज फ्रॉम गुजरात, एंड वो मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम ये मैं ना अपने गुजरात में भी करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा बिल्कुल आप कीजिए, और हम बिल्कुल पूरा सपोर्ट है। तो नाउ टुडे इस इवेंट के बाद वो वहाँ गई है, उन्होंने एक अपना छोटा सा ट्रेनिंग स्कूल ओपन किया है और उनके सारे ट्रेनिंग सेशंस हम लेते हैं ऑनलाइन। पहली बात तो आप दुबई जा रही हैं, हमें कई सूत्रों से पता चला है कि आप दुबई जा रही हैं, आपके कंटेस्टेंट भी वहाँ पे दुबई में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके लिए तो सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेसन एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। जो वहाँ से विनर होके आए, क्योंकि विनर होके आएंगी तो वीआरपी प्रोडक्शन का ही नाम रोशन होगा, क्योंकि वो नेशनल में तो विनर थी, इंटरनेशनल में भी वो विनर होके आए। और सबसे बड़ी बात, जो आप अंशु मैम के साथ जो सपोर्ट में आप जा रही हैं, तो आपका एक मुहिम है कि महिलाओं को सशक्त करना। तो आप कभी, और आप अपने हस्बैंड के बारे में भी देखा है, क्योंकि आपने बोला है कि इतना अगर मैं कर रही हूँ तो एज अ हस्बैंड सपोर्ट के मैं कुछ नहीं करती, तो हम जैसे मर्दों के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये मैं ये बोलना चाहूंगा, क्योंकि बहुत मैंने महिलाओं के लिए सुना रितु जी के मुंह से, अब हम जैसे मर्दों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहूंगी सर इस बारे में। आपको एक बहुत अच्छी सी बात बताती हूँ। मेरे हस्बैंड राकेश देवांगन जी, उनकी फर्म है, ठीक है, और दैट इज वामनी क्रिएशन, ठीक है। वो मैन्युफैक्चरिंग है, सीएनसी राउटर वर्क, जितने भी पार्टीशंस, एलिवेशंस, डोर्स, 3D 2D, ये सारा वर्क एक कंपनी संभालते हैं वो। एंड आपको पता है ऑनर ऑफ द कंपनी कौन है? कौन? मैं। यहाँ पे भी तो महिला आप भी यहाँ पे भी तो पकड़ के बैठी हुई है, बताओ। एक चीज मुझे बताइए, क्या मैंने उनकी फैक्ट्री को कहीं ले गई? नहीं। कहीं चुरा करके ले गई? नहीं। या मैंने उसको कहीं घुमा दिया? नहीं। या मैंने उसको खर्च कर दिया? मैंने किया क्या उसके साथ? उन्होंने सिर्फ मुझे नाम दिया है। नाम के साथ एक चीज और भी है, ट्रस्ट। ट्रस्ट दिया है, तो उसको मैं फैलाने का ही तो काम कर रही हूँ। आज आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो ये आप समझिए, आप वुमेन को ना सिर्फ एक इज्जत दीजिए, वो सिर्फ प्यार और इज्जत की भूखी होती है। सिर्फ आप ट्रस्ट दिखाइए और आप देखिए आपकी लाइफ में क्या मैजिक होने वाला है। बहुत बड़ा जादू होगा। आप खुद भी देखकर कहेंगे कि यार मैंने तो सिर्फ एक एक हाथ या एक उंगली पकड़ाई थी। एंड दूसरी चीज, हस्बैंड्स को ये सोचना बहुत जरूरी है। हर बार आप ये ना सोचें कि मेरी बीवी है, आप ये सोचें ना, कहते हैं ना कि हमारे जैसे जो मेरी दादी थी वो कहती थी, बेटा एक औरत ना एक हस्बैंड के लिए प्रेमिका भी होती है, पत्नी भी होती है, माँ भी होती है, लाइक सलाहकार भी होती है। तो जब ये सारी सारी चीजें औरतें हो सकती हैं, तो आप क्यों नहीं हो सकते? आप भी तो हमारे लिए बेस्ट फ्रेंड होते हैं, आप भी हमारे लिए पति होते हैं, हम सब कुछ आपके पास छोड़ के आते हैं। तो आप प्लीज वो भरोसा रखें, वो भरोसा हमें दिलाएं कि हम आप पे फेथ कर पाए। जब आप प्रेजेंट करती हैं तो उसमें महिलाओं की क्राइटेरिया क्या रहती है? और आपने जो बोला था कि क्वेश्चंस आते हैं कि हम अभी फैमिली से पूछेंगे, तो उस टाइम आपका जो सोच रहता है, उनको कैसे आप मैनिपुलेट तो नहीं बोलूँगा, कैसे मोटिवेट करती हैं आप उनको? देखिए, मैं आपको एक इंसिडेंस बताती हूँ। एक कोई लेडी थी, शी वॉज कॉलिंग फ्रॉम यूपी, मेरे से बात हो रही थी उनकी, नाम तो मुझे भी याद नहीं है उनका। और उनका ऐसा था कि शी वॉज वाइफ ऑफ वेरी रेप्यूटेड गवर्नमेंट ऑफिसर। रेप्यूटेड मतलब आईपीएस आईएएस लेवल, एंड बहुत कीन्ड, खुद भी गवर्नमेंट जॉब में थी, बट स्टिल वो मुझे बोलती हैं कि मैम मेरी तो बहुत मर्जी है आने की। तो मैंने कहा तो फिर आप क्यों नहीं आती हैं? आपके यहाँ तो आपके जो हस्बैंड है वो तो कई सारे एनजीओज में जाकर के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करते होंगे, वुमेन महिला सशक्तिकरण के लिए भी उनको बुलाया जाता है। तो उनका एक वर्ड था, वो तो सिर्फ बाहर वालों के लिए मैडम, घर में तो हम हमारे लिए वो यही सोच सकते हैं कि औरतों को पैर की जूती होनी चाहिए। मुझे वो बात सुन के इतना बुरा लगा कि हमारे देश में एजुकेटेड मेल अगर ये थॉट प्रोसेस रखते हैं, तो एजुकेटेड मैम, जो एक हाई रेपुटेड एक अपने डेजिग्नेशन पे बैठा है, वो ऐसा अगर सोच सकते हैं, बताओ, तो फिर बाकी की महिलाओं के लिए क्या रास्ता है?
सो आई थिंक आप सबको हर हस्बैंड को एक अच्छा पति के साथ साथ अच्छा दोस्त, अच्छा सलाहकार अच्छा प्रेमी और एक फादरली फिगर भी जब काम पड़े तब होना चाहिए, है ना। अगर आपकी बेटी होगी तो आप उसको क्या क्या देंगे, या आप उसको सेम वाइफ को जो दर्जा दे रहे हैं, जो चीजें देखिएगा, आपकी कभी बेटी होगी ना, आप उसके लिए सारे कायदे कानून भूल जाते हैं। हाँ, भूल जाते हैं ना, क्यों? क्योंकि वो आपकी बेटी है। तो कायदे कानून को रखिए, साथ में रखिए। डिसिप्लिन हर फैमिली में होना जरूरी है, हर सोसाइटी में होना जरूरी है, बट डिसिप्लिन अपनों के बीच में इतना ज्यादा ना आ जाए कि वो दीवार बन के खड़ी हो जाए। और जिस तरीके से मैं मेरे हिसाब से तो अपने के बीच में डिसिप्लिन होनी ही नहीं चाहिए। जी बिल्कुल सही समझे आप अपनों के बीच में डिसिप्लिन नहीं होनी चाहिए। अपनों के बीच में अपनत्व होनी चाहिए हाँ, कि सामने वाला अपनापन लगना चाहिए। बिल्कुल आपको मन की बात तो खोल के रख सके हाँ। कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है। ये हमारे साथ थी डॉक्टर एम ऋतु राकेश जी, जो उन्होंने महिलाओं के ऊपर सशक्त होने के लिए बोला है, क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ पे द्रौपदी को बचाने के लिए कृष्ण नहीं होगा, यहाँ पे खुद ही आपको एक महिला दुर्गा चंडी का रूप लेना पड़ेगा, क्योंकि आजकल की जो मानवता हो गई, जो हमारे रक्षक ही भक्षक हो गए, उसके लिए आपको ही अपना हथियार उठाना होगा। क्योंकि आप अगर बैठे हैं, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो, आप भगवान के भरोसे ना बैठिए। तो ऐसे ही हमारे साथ और भी गेस्ट होंगे पॉडकास्ट में, हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।